गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में जो आप गलतियां करते हैं उसके बारे में, कि सही से आप देखते नहीं हैं, सही से पढ़ते नहीं हैं और कुछ कुछ लिख देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था 12th क्लास में, किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। परीक्षा में आपके द्वारा जो गलतियाँ होती हैं लिखने में, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। किस राग में दोनों मध्यम यानी कि माँ प्रयोग होते हैं। किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग होते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए थे कि भैरव, बागेश्वरी, शुद्ध सारंग, मालकोस, ये 4 ऑप्शन थे आपके, ठीक। लेकिन किसी ने लिख दिया भैरव, गलत हो गया क्योंकि भैरव में दोनों मध्यम नहीं लगते। किसी ने कह दिया बागेश्वरी, बागेश्वरी में दोनों मध्यम नहीं लगते। किसी ने कह दिया मालकोस, तो मालकेस में शुद्ध मध्यम लगता है और शुद्ध मध्यम ये कोमल मध्यम है। और आपके 4 ही ऑप्शन है क्योंकि ये 4 ही राग आपके उसमें कोर्स में है। तो आपने अगर ये लिखा कि उत्तर शुद्ध सारंग है। अब जो दोनों माँ आपने लिखे हैं तो उन दोनों माँ को आपको ये तो दिखाना पड़ेगा कि 2 माँ हैं कौन कौन से। अगर आपने शुद्ध सारंग लिख दिया और केवल माँ ना लिखा है तो पता नहीं शुद्ध सारंग में वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं उतारा और केवल आपने उत्तर उतारा शुद्ध सारंग में आपने कह दिया माँ, तो इसके माने तो कुछ हुई नहीं। अगर इसको मिटा दिया जाए तो इस उत्तर का क्या औचित्य रहा, कोई भी औचित्य नहीं रहा। तो शुद्ध सारंग में दोनों माँ लगते हैं। ये आंसर आपका सही है। तो दोनों माँ लगते हैं, लेकिन ये आंसर आपके हिसाब से सही है
आपके हिसाब से ये आंसर सही है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि 2 माह लिख दिए तो इस माह में और इस माह में कोई फर्क तो आ ही नहीं। 2 माह हैं कौन कौन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीव्र माह, तीव्र माह और शुद्ध माह। ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो आपने ये गलती की है और इस गलती के कारण आपके 3 नंबर जो मिलने चाहिए थे वो गए, केवल थोड़ी सी सावधानी की वजह से। तो माँ तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर आपने ये पढ़ी लकीर ऊपर नहीं लगाई, निश्चित समझ लीजिए, तब ये आपका तीव्र माह नहीं होगा। जब तक ये पढ़ी लकीर नहीं, तो ये दोनों माह, इस माह में क्या फ़र्क है, कोई फर्क नहीं है। तो आपको ये माह दिखाना पड़ेगा, तभी है राग शुद्ध सारंग में दोनों माह लगते हैं, तभी आंसर आपका सही होगा। और 30 का पेपर होता है तब आपको 30 नंबर मिलते। और जिन बच्चों ने लिखा है इस तरह से, उनके 3 नंबर उनको मिले हैं। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा कौन सा राग है जिसमें आपके कोमल धा लगता है, कौन सा राग है ऐसा? इसमें भी आपके चार ऑप्शन है। भैरव, शुद्ध सारंग, भैरव, मालकोश। मालकोश, शुद्ध सारंग, बागेश्वरी भैरव, बागेश्वरी भैरव, ये आपको 4 ऑप्शन दिए थे। अब एग्ज़ाम आपका हो गया, इसलिए जो आपकी कमियां थी वो हम आपको बताएं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब आप गाओ या लिखो तब आपकी ये कमियां दूर हो सकें।
तो किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ लिखा, और जिसने सही लिखा उसको इसमें भी नंबर 3 नंबर उसको मिले हैं। ठीक, लेकिन जितने स्टूडेंट हैं सब ने नहीं लिखा। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि भैरव और शुद्ध सारण, कोमल धा इसमें प्रयोग नहीं होता, शुद्ध सारण में इसमें प्रयोग होता, भैरव में ये जोड़ी है, ये जोड़ी तो बेकार होगी, इसमें नहीं होता। भैरव मालकोस में इन दोनों रागों में कोमल धा प्रयोग होता है। और इसमें आपने अगर केवल ये धा लिख दिया, भैरव मालकोस में धा योग, आपने शॉर्टकट में केवल धा लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा यहाँ आंसर क्या है, वो कौन सा राग है, वो भैरव मालकोस राग है जिसमें कोमल धा प्रयोग होता है। तो कोमल धा, केवल कोमल धा लिख देने से नहीं होगा, कोमल धा का आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। और कोमल धा कैसे पता चलेगा, जब तक इसके अंदर कोमल धा है तो ये धा सही है और ये आपका केवल धा है, तो ये आपका गलत है आंसर। ये आंसर आपका सही है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे आपने पड़ी लकीर नहीं लगाई। अगर ये पड़ी लकीर आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर ये केवल इतनी वजह से, इस लकीर की वजह से 3 नंबर आपके कट गए। और ये इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी लकीर लगाने में, लेकिन आपको सीरियसली उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आपने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया है तो आप सोचते हैं कि कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे, तो नंबर के लिए केवल आप उसको मत कीजिए, आप इसके साथ साथ में समय तो लगाए रहे हैं आप, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए हैं। अगर ये नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी तो ये टैलेंट ऐसा है कि इस टैलेंट को दुनिया में आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये आपका व्यक्तिगत अपना होगा, लेकिन व्यक्तिगत अपना होगा जब आप उसको सीरियसली सीखेंगे तब। इससे पहले ना तो व्यक्तिगत है ना पराया। जो चीज़ गलत है वो किसी के काम की नहीं है, जो आपके काम की नहीं है वो किसी के काम की नहीं है, और जो चीज़ सही है वो सबके काम की है। तो सही आंसर जो है वो ये है, इसके नीचे पड़ी लकीर लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, इसके बिना आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन था आपका वक्र स्वर क्या है? वक्र स्वर क्या है? कुछ बच्चों ने लिखा वक्र माने
टेढ़ा, सही है। वक्र माने ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये वक्र गति है, टेढ़ी मेढ़ी गति वक्र गति है। ऐसे स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सीधी गति है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। टेढ़ी लाइन क्या है? सा रे गा रे सा रे गा रे मा। तो दो स्वरों के बीच में सा से रे से गा, ये सीधी गति आई, ठीक। सा रे गा, अब ये गा से रे, यहाँ पे टेढ़ी गति हो गई, रे। ठीक, ये टेढ़ी गति हो गई, सा रे गा रे। तो ये रे जो है, ये यही वाला रे है। ये लिख के आपको हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि उस चीज़ को आप समझ सकें। ये रे जो है, यानी गा तक जाके और फिर पीछे वापस आ गए, यानी उल्टे टेढ़े हो गए। जब सीधे हम चल रहे हैं और सीधे, चाहे हम इधर मुड़ गए, चाहे हम इधर मुड़ गए, चाहे हम पीछे मुड़ गए। टेढ़े के माने दाएं या बाएं नहीं है, टेढ़े के माने दाएं भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और सामने तो जा ही रहे हैं। सामने के मार्ग को छोड़ के दाएं बाएं पीछे हम किधर भी जब हम मुड़ते हैं तो उसको वक्र कहते हैं। किसी तरह मुड़ते हैं तो उसको वक्र कहते हैं। और रे के बाद गा आता है, तो रे के बाद गा ना आके रे के बाद सीधे माँ पे चले गए, यानी गा को हमने दो रे के बीच में रख दिया, तो ये हमारा गा हमारा वक्र हो गया। दो स्वरों के बीच में दो स्वरों के बीच में वो कौन से हैं? एक ही स्वरूप के दोनों स्वरों के बीच में जो स्वर लिखा जाता है
होता है। जो स्वर अपनी सीधी चाल छोड़कर किसी अन्य स्वर पर योग तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम केवल इतना ही बताते हैं।